ने इसका एक शॉर्ट कोड बनाया है जिसका नाम है PhD स्यू। PhD स्यू। स्यू का मतलब है फंसाना, कोड केस करना, ये सारी चीज़ें स्यू के अंदर आती है। तो PhD स्यू शॉर्ट कोड ऐसा बनाया है ताकि आप रिकॉल कर सको, बोलने में भी इजी रखा है। स्यू जैसे कि देख सकते हैं आप, फुटबॉल के जगत में भी रोनाल्डो का ये एक कह सकते हैं सेलिब्रेशन वर्ड था, स्यू स्यू वो करते रहते। उनका स्पेलिंग अलग है मगर बोलने में इजी पड़े इसके लिए इस हिसाब से कीवर्ड को रखा गया है PhD स्यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो लेक्चर जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट OCM चैप्टर नंबर 1। और हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया है पिछले वाले वीडियो में, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पहले वो वीडियो देखे एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमने इसका एक शॉर्ट कोड बनाया है जिसका नाम है PhD स्यू। PhD स्यू। स्यू का मतलब है फंसाना, कोड केस करना, ये सारी चीज़ें स्यू के अंदर आती है। तो PhD स्यू शॉर्ट कोड ऐसा बनाया है ताकि आप रिकॉल कर सको, बोलने में भी इजी रखा है। स्यू जैसे कि देख सकते हैं आप, फुटबॉल के जगत में भी रोनाल्डो का ये एक कह सकते हैं सेलिब्रेशन वर्ड था, स्यू स्यू वो करते रहते। उनका स्पेलिंग अलग है मगर बोलने में इजी पड़े इसके लिए इस हिसाब से कीवर्ड को रखा गया है PhD स्यू। PhD स्यू ये आपका शॉर्ट कोड है। आंसर पे आगे बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इस आंसर का सिग्निफिकेंस का इंट्रोडक्शन क्या है। As we have discussed in the nature of principles of management, it can be said that management principles are applicable everywhere. जैसे हमने पिछले आंसर में बार बार ये पॉइंट रिपीट किया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इनफैक्ट पॉइंट भी था, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सोल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर रेकरिंग। यानी कि ये एक्ट करते हैं एज अ प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन, यानी कि आपके जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उसका पहले से रेडीमेड सोल्यूशन की तरफ से ये एक्ट करते हैं। यानी कि इन जो पॉइंट्स है, ये जो प्रिंसिपल्स है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स जो आने वाले और जो आ रहे हैं उनके सोल्यूशंस पहले से छुपे हुए हैं। दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो देम। अब हर मैनेजर को इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। रीज़न बीइंग कि ये मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद करते हैं, मैनेजर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं एंड देयरफॉर हर मैनेजर को ये प्रिंसिपल्स पता होना ज़रूरी है। In every type of organization or in group activity, one needs to apply principles according to the nature, size, requirement of the organization. ये हमारा पॉइंट भी था जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आपकी कंपनी का नेचर, साइज और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करने हैं प्रिंसिपल्स। These principles are tested and practiced worldwide from many years. Therefore, it is important to study the significance or importance of management with the help of following facts. अब ये हर जगह टेस्टेड है, हर जगह एप्लीकेबल है और इसीलिए इनका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्होंने एक हिंट दिया है कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए या इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए तो आपको सिग्निफिकेंस का ही आंसर लिखना है, यानी PhD सू को ही आपको लिखना है। देख लेते हैं PhD सू में से हर एक पॉइंट का नाम क्या है। P stands for provides useful insights to managers. P stands for provide useful insights to managers. H stands for helpful in efficient utilization of resources. यहाँ पे और एक H है जो स्टैंड करता है helps to coordinate and control. P stands for provide useful insight to manager. H stands for helpful in utilization of resources. H stands for helps to coordinate and control. D stands for develops objective approach. D stands for develop objective approach. S stands for scientific decisions. U stands for understanding social responsibility. And lastly, E stands for encourage research and development.
तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसको मैं आपको थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इनफैक्ट खुद से वो पॉइंट लिख पाएंगे बाय रिकॉर्डिंग जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम आंसर की ओर और पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स। यहाँ पे देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे पहले दो पॉइंट बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपके सारे ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो है ही, साथ ही साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी वो समराइज करने में मदद करता है। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आपका जो भी सिचुएशंस है करंटली, वो उनको समझने में मदद करता है। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स एंड हैंडल सिचुएशंस। अब आगे ये मैनेजर्स को सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में मदद करते हैं प्रॉब्लम्स के, और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डील किया जाए, उसमें भी मदद करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। अब बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों ने मिलके ये प्रिंसिपल्स बनाए, तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे बोला गया है कि इज एन आउटकम ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल, यानी उनके एक्सपीरियंस से ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज हेल्पिंग द मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर्स को मदद करते हैं कि किस तरीके से उन्हें अलग अलग सिचुएशन में एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक बेसिक और जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया है कि अच्छा ये सिचुएशन में ये करना है, ये सिचुएशन में ये करना है। दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड द गोल कैन बी अचीव इन अप्रोप्रिएट मैनर। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते ही नहीं, कोई जनरल गाइडलाइंस नहीं होती कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो फिर आपका काफ़ी सारा रिसोर्सेज, आपका काफ़ी सारा टाइम, आपका काफ़ी सारा कंपनी का भी पैसा वेस्ट होगा, टाइम एंड मनी वेस्ट होगा इन फाइंडिंग द सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ आपका गोल अचीव करने में, कंपनी का गोल अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता था, लेट हो जाता था। लेकिन बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका टाइम, आपका मनी बच जाता है, आपको एक जनरल गाइडलाइंस के फॉर्म में मिल जाते हैं ये चीज़ें, और जिससे आपका गोल्स एक टाइमली मैनर में अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स का पॉइंट का मीनिंग यही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको एक इंसाइट देता है कंपनी को जानने में, कंपनी के सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करने में, और साथ ही साथ ये तय करने में कि कौन से प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको इस आंसर में अपने ही ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको जो रिसोर्सेज है, कंपनी के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, टाइम हो सकता है, और उसके बाद लेबर हो सकता है, लेबर यानी कि एम्प्लॉयज़, ये सारे ही रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको काम ख़त्म करना है तो कैसे ही कम टाइम में ज़्यादा काम कराए, कैसे कम पैसे में ज़्यादा काम कराए, ये सारे होती है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम यानी कि जितना हो सके उतना कम, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम पैसा लेके बहुत ज़्यादा टाइम वर्क आवर्स करे, ऐसा नहीं, एकदम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम कैसे आउटपुट निकाल सके वो आपको फाइंड आउट करना है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड। पहला तो फिजिकल रिसोर्सेज जिसके अंदर आता है मटेरियल, मशीन, मनी। मटेरियल, मशीन, मनी यानी कि जो आपको मटेरियल्स लगने वाले हैं, जो मशीन लगने वाली है उस मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए, और पैसा। ये हो गया आपके फिजिकल रिसोर्सेज। और फिर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन पावर, एम्प्लॉयज़ वगैरह। The basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum use and control on wastage of resources। यानी एक बेसिक फंक्शन अगर मैनेजमेंट की देखें तो क्या है, एक प्रॉपर बैलेंस बनाना, किसके बीच, रिसोर्सेज के बीच, यानी कि उनका ऑप्टिमम यूज करना और मिनिमम वेस्टेज करना। एक मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कि आपको मिनिमम वेस्टेज करना है और मैक्सिमम आउटपुट देना है। मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम आउटपुट। While maintaining discipline and healthy working environment, management always uses techniques and principles। यानी 2 तरीके तो है ही अपने पास। एक क्या, डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपने कंपनी के अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन रखो,
अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट बना के रखो, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहे, एम्प्लॉयज़ को और काम करने का मन करे और उनको रिवॉर्ड्स मिलते रहे टाइमली, जिनसे वो खुश रहे। मैनेजमेंट काफ़ी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स भी अप्लाई करती है, यानी ये दो तो है ही, साथ ही साथ और प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स अप्लाई करती है। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ विच इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है, किसके बीच? मैनेजमेंट के बीच और एम्प्लॉयज़ के बीच। जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तो डेफिनेटली आपका जो एम्प्लॉय है वो खुश रहने वाला है और उनकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होने वाली है, वो अच्छी तरीके से और बहुत ही क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव मैनर में काम करने वाला है, जिससे अगर वो कुछ काम जो 2 घंटे में करता था वो अभी वो 1 घंटे या 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। और जब अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम होगा तो आपको उस एम्प्लॉय को संभालने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कंप्लेंट्स कम आएगी, उनके प्रॉब्लम्स कम हो गए एम्प्लॉयज़ के, तो एफिशिएंटली वो काम करेंगे और आपका मैनेजमेंट करने का काम भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाला है। For example, use of standard tools and machineries help in increasing the quality or production as well as increasing the level of efficiency of human resources। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप अगर एक अच्छा टूल यूज़ करोगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका क्वालिटी जो है, जो भी प्रोडक्ट निकलने वाला है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपके एम्प्लॉय का भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये एक टेक्निक है जो मैनेजमेंट यूज़ कर सकता है। इन शॉर्ट आपको पहला इसमें क्या करना है, पहला इस पॉइंट के अंदर आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि आपका जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है वो अच्छे से मेंटेन रखना है। सेकेंडली आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करने हैं और प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू उनकी एफिशिएंसी बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बनते हैं वो है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब वहाँ पे हमने देखा कि इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इजी होता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो रहा है, ये वर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनको संभालना और उनको कंट्रोल करना भी तो इजी हो गया ना, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल भी इजी हो गया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एचआर का डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया। सारे ही डिपार्टमेंट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन लाना और एक कोऑपरेशन लाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि कई बार आपस में क्लैशेस होते हैं डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के बीच में, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। तो उनको कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं ये समझाना और ये अचीव करना बहुत बड़ी बात और एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है आज के तारीख में। इट इज़ डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर्स टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे भी एक कंट्रोल रखना मैनेजमेंट के लिए आज बहुत ही टफ टास्क हो गया है। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम्स व्हाइल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब मैनेजमेंट ने एक सिस्टम क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए है जिसके थ्रू वो बेटर मैनेजमेंट और कंट्रोल कर सके, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा इस्टेब्लिश कर सके एक सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस सिस्टम का अहम पार्ट होता है, उसके प्रिंसिपल्स एक अहम पार्ट हो जाते हैं जिसके थ्रू ये सिस्टम्स इस्टेब्लिश की जाती है और जिससे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा मदद हो जाता है। डी स्टैंड्स फॉर डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आप एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Managers can identify the business opportunities, root cause of problems in correct manner and can provide appropriate solutions on it। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्या क्या फायदा हो जाते हैं, एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैनेजर्स आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ, चलो यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि हम बिजनेस बना सकते हैं। रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, जड़ क्या है प्रॉब्लम की, क्यों ये प्रॉब्लम बार बार हमारे कंपनी के सामने आ रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। और लास्टली एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है कि अच्छा आपने रूट कॉज ढूंढ लिया, अब ये रूट कॉज का सोल्यूशन क्या है, तो वो भी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मिल जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ भगवद गीता दैट वी नीड इन आवर लाइफ। तो मैनेजर्स का भगवद गीता इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर उनको ये पता है
तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हल होने बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ मैनेजर्स। तो अगर आपको पहले से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसके सोल्यूशंस आपके पास रेडीमेड अवेलेबल हो, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से मैनेजर्स का कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक डिसीजंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स अ सिस्टमैटिक और अ बैलेंस्ड डिसीजन। अब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एक साइंटिफिक डिसीजन यानी कि कैसा, एक ऐसा डिसीजन जो सिस्टमैटिक हो और जो बैलेंस डिसीजन हो। Principals train the managers to handle critical situation tactfully. Otherwise, the managers have to work always with trial and error method. अब ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन से कैसे डील करें, टैक्टफुली डील करें, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर रहे। वरना मैनेजर्स को हर बार क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा। ट्रायल और मेथड यानी कि क्या, ट्रायल और एरर यानी कि आप सबसे पहले ट्राई करो और फिर चेक करो कि वो सोल्यूशन काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं काम कर रहा है दूसरा सोल्यूशन ढूंढो, वो काम नहीं कर रहा है तीसरा सोल्यूशन ढूंढो, यानी कि करते जाओ जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती। ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जिसके अंदर कंपनी का रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं, टाइम मनी सारा कुछ वेस्ट होना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये अवॉइड करवाता है, मैनेजर्स को ट्रेन करता है जिनसे वो टैक्टफुली ऐसी सिचुएशन से डील कर सके। विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशंस टू सच अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस एंड देयर रिजल्ट्स। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल से एक मैनेजर्स को अच्छा आइडिया आ जाता है कि कैसे इस सोल्यूशन से डील करे, कैसे इस प्रॉब्लम से डील करे। वो सोचता है कि हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको एक सोल्यूशन नहीं देता, अ रेंज ऑफ सोल्यूशन देता है। तो आपके सामने सोल्यूशन की एक ऑल्टरनेटिव्स आ जाती है और आप उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं, पहले ही सोच लेते हैं उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको एक रेंज ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें से आप बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे, जिसके थ्रू आपका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, साइंटिफिक डिसीजन होगा। U stands for understanding social responsibility. Management principles are based on every aspect of organization. They are not developed only from viewpoint of handling the resources efficiently, but also they guide the management in understanding social responsibility of organization. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो जाती है कि हमने बार बार ये पॉइंट बोला कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, प्रॉब्लम से डील करने में मदद करता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन समझने में मदद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना है कि प्रिंसिपल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये ही नहीं समझाते, बल्कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ये भी समझाते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हम कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बना सकते हैं, so that they can focus on providing quality products at reasonable price। अब पहली चीज जिससे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि भाई सोसाइटी को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दो एक रीजनेबल प्राइस पे, यानी कि एक प्रॉपर प्राइस पे एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दो जिससे कि कस्टमर को फायदा हो, एज अ होल सोसाइटी को फायदा हो। दूसरा, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन मार्केट। आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन मार्केट यानी कि जानबूझ के आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि आप एक सिंगल प्लेयर हो उस प्रोडक्ट बेचने वाले। जैसे कि अगर हम दूध की बात करें फॉर एग्जांपल, सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस होता, अमूल। अमूल ने जानबूझ के एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट कर दिया, एक ऐसा मार्केट क्रिएट कर दिया कि बाकी कोई दूध बेचने आ ही नहीं सकता, खाली अमूल ही बेचेगा। आर्टिफिशियली ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी तो क्या हो जाएगी, हम एज ए कस्टमर एक्सप्लॉइट हो गए, अमूल जो पैसा मांगेगा हमें देना पड़ेगा क्योंकि दूध तो हमें चाहिए ही चाहिए। एंड फॉर दैट रीज़न ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अवॉइड क्रिएटिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन मार्केट। फेयर कॉम्पिटिशन, एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन रखिए, सारे ही कॉम्पिटिटर्स को अलाउ कीजिए कि वो भी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचे और आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट के प्राइस के थ्रू एक फेयर कंपटीशन थे, फेयर रेम्यूनरेशन, आपके साथ जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है उनको एक प्रॉपर सैलरी दीजिए।
जो भी सैलरी मार्केट रेट है उस मार्केट रेट के हिसाब से आप उन्हें सैलरी दीजिए, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप सैलरी देखिए, उनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उन्हें सैलरी दीजिए। ये सारी चीज़ें आ जाती है फेयर रेम्यूनरेशन के ऊपर। चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी आपको नोटिस करना है और उस हिसाब से एक्ट करना है। हेल्दी वर्किंग प्लेस, एक ऐसे वर्किंग प्लेस क्रिएट करनी है जो कि हेल्दी हो, यानी कि अच्छी लाइटिंग हो, अच्छी सुविधाएं हो, क्लीन और टाइडी वर्क एरिया हो, बहुत लंबा वर्क आवर ना हो, एम्प्लॉय के साथ अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट की गई हो, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच अच्छे रिलेशंस हो, ये सारी चीज़ें आ जाती है हेल्दी वर्किंग प्लेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। एक स्टैंडर्ड टूल और मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मशीन लगना चाहिए, टाइमली उसका मेंटेनेंस और रिपेयर होना चाहिए ताकि मशीन अप टू डेट रहे। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ दान धर्म वगैरह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता, बल्कि ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस आंसर, एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। मैंने आपको बोला कि वो फ्लेक्सिबल है। जब हमने नेचर पढ़ा था तब क्या हमारा एक पॉइंट था, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप देखते हैं बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, या हम नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करें, डे टू डे बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, रोज चेंज होता है, रोज नए ट्रेंड्स आते हैं, और इसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का भी डायनामिक होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन बिजनेस वर्ल्ड, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर है चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। ओवर द years they have developed to suit the current need. It enables the manager to bring consistent improvement in them. Management adopts new trends at working place automatically. अब यही सारी चीज़ों के थ्रू मैनेजमेंट क्या करता है, अब जो भी नया ट्रेंड है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी वैसे ही बने हैं जो डायनामिक है और जो नए बिजनेस वर्ल्ड के साथ चेंज होते रहते हैं। दिस प्रिंसिपल्स, दिस गाइडलाइंस help the manager to make comparison of used principles with its expected outcome. If needed, management can modify this principle according to situation, as management is having liberty to take the decision on their own. This training helps in developing scientific approach towards research and development and growth and development for the organization. अब जैसे ही जैसे सिचुएशन चेंज हो रही थी वैसे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने के लिए अलाउड है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। और यही चीज़ आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में प्रमोट करती है, क्योंकि आप जब चेंज करते हो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो आप कैसे चेंज करोगे? बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च करोगे, देखोगे कि आगे फ्यूचर क्या है। अगर आप कोई भी आज पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो तो आप वो फ्यूचर के थॉट प्रोसेस से करते हैं ना, कि आज से 5 साल में हमें ये पॉलिसी से ये फ़ायदा होने वाला है, क्या ये प्रॉब्लम आने वाली है 2 साल बाद, और उसके सोल्यूशन की आप रेडी तैयारी करते हो कि हाउ वी कैन टैकल इट बिफोर एनीवन एल्स टैकल्स इट। तो ये सारे R&D को प्रमोट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो भी हो कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या फ़ायदा हो जाता है कि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है, अच्छी तरीके से डेवलप कर सकती है। For example, R&D department always works on finding new techniques in the field of production, finance, marketing, human resources. अब बहुत सारी कंपनी ने R&D के फायदे समझ लिए और उन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया है, R&D डिपार्टमेंट। और R&D डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? कॉन्स्टेंटली नए तरीके ढूंढना, नए टेक्निक ढूंढना कि कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करे, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स के जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करें, कैसे हम नए मार्केटिंग टेक्निक्स लाए, कैसे हम हमारे फाइनेंस को अच्छी तरीके से हैंडल करें। ये सारी चीज़ें आ जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, और इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसको अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए वो एनकरेज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। अब आप ये लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता रहेगा कि बार बार बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतने इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा, प्रिंसिपल ये है क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो हम आने वाले कुछ वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आपको नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जहाँ पे हम हर एक प्रिंसिपल को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं सारे ही आंसर से रिलेट कर पाओगे
कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सही में कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ये खत्म, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट PhD सू खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ID गिवन है। और बाकी कमेंट सेक्शन तो एक्टिव होने ही वाला है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह कमेंट कर सकते हैं और कीवर्ड बार बार रिपीट कर सकते हैं ताकि कीवर्ड हमारा ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, लोग अच्छी तरीके से उसे याद कर सके। और आपको अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बखूबी इस आंसर को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नया आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।